हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सो आज का दिन आपका मंगलमय हो। तो चलिए स्टडी विद आकांक्षा पाठक के साथ इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी प्रीवियस क्लास हो चुकी है ना, जिसमें मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में बताया है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया है। अब मैक्स वेबर के बारे में बताया गया है। ये हमारी क्लास हो गई कार्ल मार्क्स की स्टार्ट, है ना। चलिए ठीक है, अब इसमें हम बेसिक से चालू करते हैं, है ना। बेसिक क्या है? इंट्रोडक्शन से, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है। 5 मार्च इनका बर्थ डेट था और 1818 से 1883 तक का इनका क्या रहा है? जीवन काल रहा है, ठीक है। इनकी उच्च शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई है और इनके गुरु कौन है? हीगल। अगर क्वेश्चन आता है कि बर्लिन विश्वविद्यालय से कौन कौन से विचारकों ने विद्या अर्जित की है, तो एक नाम उसमें किसका आएगा? कार्ल मार्क्स का आएगा, ठीक है। बर्लिन विश्वविद्यालय याद रखिएगा। और इनके गुरु कौन है? हीगल, है ना। चलिए अब सिद्धांत पे आते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या है इनका? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद, पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, सामाजिक परिवर्तन, अलगाव, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कौन सा पढ़ेंगे? हम यहाँ पर पढ़ेंगे द्वंद्वात्मक एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है ना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को कार्ल मार्क्स ने 2 तरीके से बताया है, ठीक है ना। एज अ मेथड ऑफ डिस्कशन। तो डिस्कशन में क्या आएगा? क्वेश्चन एंड आंसर। क्या आएगा? क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन एंड आंसर में क्या होगा कि हम अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, तो हमें सामने वाले से आंसर मिलेंगे। जब हमें सामने वाले से आंसर मिलेंगे तो हम उससे 1 या 2 क्वेश्चन और पूछेंगे, है ना। अब इस तरह से जब हम 1 या 2 क्वेश्चन और पूछेंगे तो हमें उसमें से और आंसर मिलेंगे। तो हमें इस तरीके से क्या होगा? हमारा डिस्कशन, मतलब हमारा जो नॉलेज है ना उसका ट्रांसफ़र होगा, कि हमें और नॉलेज प्राप्त होगा, है ना। और नॉलेज मिलेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, तो इस आंसर में ये क्वेश्चन और निकल सकते हैं। मतलब हमारा थॉट प्रोसेस और क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। थॉट प्रोसेस क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेथड डिस्कशन वाला है ना, इसका यूज हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड कौन सा वे है? सेकंड वे है हमारा यहाँ पे प्रोसेस। कौन सा वे है हमारे यहाँ पे? प्रोसेस का। एज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, मतलब बदलाव। हम कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने कोई थीसिस लिखी, ठीक है। हमने कोई थीसिस लिखी, अब उसके बदले में किसी ने एंटी थीसिस लिख दी, ठीक है ना। उसके उलट कोई थीसिस लिखती। हमने कोई थीसिस, कोई हमारा विचार मन में आया तो हमने एक थीसिस लिखी, लेकिन किसी ने हमारे उलट एक एंटी थीसिस लिखती, मतलब उस विचारधारा को बदल के कोई दूसरी विचारधारा ले आए, मतलब उसमें संशोधन करके उसने उसके उलट एक और विचारधारा लिखती, थीसिस शोध लिखती है, ठीक है ना। अब जब इन दोनों को मिला करके देखा गया तो किसी ने इसमें सिग्नी थीसिस लिखती, है ना। एक और अच्छी थीसिस बना करके उसने, लोन ने कहा कि तुमने कुछ लिखा और तुमने उसका उल्टा कुछ लिखा, तो उन्होंने एक और अच्छी थीसिस, नई तीसरे व्यक्ति ने एक और अच्छी थीसिस बना के लिख दी, जिसका सिग्नी थीसिस, है ना। तो एक क्या बोलते, विचारों का आदान प्रदान करके हमने एक पास्ट, जैसे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर में, तो 3 तरह की अवधारणाएँ आ गई, है ना। और उस विचारधारा से निकल के एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, है ना। जैसे मार्क्स ने किया, हीगल ने भी किया, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये नई विचारधारा का जन्म लिया, है ना। तो इससे क्या हुआ?
एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। इसे हम दो वेज पे समझ सकते हैं ना, ठीक है, थीसिस को। अच्छा, आप और यहाँ पे क्या वो देखते हैं, इनको हमने दो प्रकार से समझा, ठीक है, मार्क्स के द्वारा। अब ये जो नेक्स्ट आएगा, अब द्वंद्वात्मक में मार्क्स ने दो प्रकार के डायलेक्टेड दिए हैं, ठीक है ना। एक पहला हो गया आइडियलिस्ट डायलेक्टेड, पहला क्या हो गया, आइडियलिस्ट डायरेक्टेड, ठीक है ना। ये जो आइडियलिस्ट डायरेक्टेड है, ये विचारधारा हीगल के आदर्शवादी द्वंद्व से आती है, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा चेंज करके जो मटेरियलिस्ट में आते हैं, तो मार्क्स की सेकंड क्या हो गई विचारधारा, मैकेनिस्ट मटेरियलिस्ट, ठीक है ना, डायलेक्ट। तो जो ये मटेरियलिस्ट वाली अवधारणा है, ये आइडियलिस्ट से थोड़ा सा चेंज करके इसको यहाँ पे लाया गया है, ठीक है ना। तो जो आइडियलिस्ट विचारधारा है, जैसे कि हमने देखा कि जो मटेरियल है वो क्या, उसमें क्या होता है कि मटेरियलिस्ट में ये होता है कि वो सोचते हैं कि जो हमारी अवधारणा है उसके द्वारा क्या होता है, आइडियलिस्ट डायलेक्ट बनता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आइडियलिस्ट है ना, उनकी जो अवधारणाएं होती हैं, है ना, जो एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन जो अवधारणा होती है ना, उससे सेव दिया जाता है मटेरियल को, मटेरियलिस्ट को, है ना। उससे अवधारणा से या उसके जो विचारधाराएं हैं उससे एक सेव दे करके या एक सही डायरेक्शन दे करके हम मटेरियलिस्ट चुनते हैं, जिससे मटेरियलिस्ट से फिर हमें एक क्या मिलती है, विचारधारा मिलती है ना। फिर हम एक आइडिया पे आते हैं उस मटेरियलिस्ट को देख करके कि हाँ, कि हम एक फिर उस पर एक विचारधारा, एक अपनी आइडियोलॉजी बनाएंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा है ना। लेकिन यहाँ पे मटेरियलिस्ट से विचारधारा नहीं बनेगी, लेकिन विचारधारा से क्या बनेगा, एक हम मटेरियलिस्ट को शेप दे पाएंगे कि उसका यूज कहाँ करना है, उसको कहाँ स्थापित करना है, उसको किस दिशा की ओर जाना है, उसके ऊपर और हम क्या देख सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो मटेरियलिस्ट होता है ना, जो ये मटेरियलिस्ट होता है, ये कैसा होता है, फिजिकल भी होता है और नॉन फिजिकल भी होता है। क्या होता है, फिजिकल भी होता है और नॉन फिजिकल भी होता है। जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं कि वही मटेरियलिस्ट हो, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, दो प्रकार से मटेरियलिस्ट देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक जो ये विचारधारा है मटेरियलिस्ट से यहाँ आई, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा उसको, उसकी आइडियोलॉजी को पकड़ा, फिर ह्यूमन्स जो आइडियोलॉजी होती है उसके द्वारा शेप कर, उसका जो शेप करना, उसको थॉट प्रोसेस करना मटेरियलिज्म को, कि अच्छा हाँ इसको ऐसे करना है, इसका यहाँ यूज करना है, इसको ऐसे रखना है, इस पर हम और क्या बता सकते हैं। तो फिर सेम हम यहाँ पे आ गए आइडियोलॉजिस्ट। मटेरियल से हमें क्या मिलता है, आइडिया, एक विचारधारा, सोच, उसको देख करके सोचने समझ के नहीं की। लेकिन जब आइडिया आता है ना, तो हम उसको के बारे में सोच करके उसको कैसे यूज करना है, उसको क्या करना है, तो हमारी एक विचारधारा के रूप में मटेरियल का यूज़ होता है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों एक दूसरों से जुड़े हुए हैं, है ना, अलग अलग तो नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है, मार्क्स ने क्या बताया है, प्रैक्टिकल अप्रोच अगर एक करी है, तो उन्होंने ये बताया है कि जो प्रकृति होती है ना, प्रकृति में भी द्वंद्व होता है ना, प्रकृति में भी द्वंद्व होता है। प्रकृति में द्वंद्वात्मक नियम जिस तरह काम करते हैं, वैसे ही इतिहास में भी द्वंद्व होते हैं, समझ गए। जो दो चीज़ें अलग अलग हैं, जैसे एक ही, लेकिन जब उनको एक करके देखा जाता है तो वे क्या होती हैं, एक दूसरे के परस्पर होती हैं, है ना, एक दूसरे के परस्पर होती हैं। जैसे यहाँ पे कहा जाए कि
अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक तौर पे, साइंटिफिक तौर पे, मार्क्स ने जैसे कहा है कि द्वंद्व ना प्रकृति, समाज और विचारधारा सभी में समान रूप से देखने को मिलता है ना, और ये इतिहास में भी लागू करता है। तो उन्होंने आइडिया और जो मटेरियलिज्म है इसको ना अलग अलग बताया है, और ये लेकिन इनको परस्पर विरोधी भी बताया है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि सपोज दैट आप हैं और हम हैं, है ना। हम क्या देखेंगे कि एक जो आदिवासी व्यक्ति होता है तो वो अपने माइंड में क्या सोचेगा कि हाँ एक हरा भरा जंगल होगा, है ना, नदी तालाब होंगे। वो अपने माइंड में ये सोचता है, लेकिन क्या वो अस्तित्व में उसको समझ में आता है कि होगा, है ना, नहीं होगा ना। लेकिन अगर वही वो चीज़ सोचेगा, अगर हाँ, जैसे कि देख रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि वो ये सोचेगा, अपने दिमाग में तो लाएगा ना कि शिकार से हरा भरा हुआ एक जंगल होता था कभी किसी ज़माने में, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो अस्तित्व में नहीं है ना। आज की जो विचारधारा है उसमें कैसे संभव हो सकता है ना। लेकिन अपने उसने माइंड में कभी ये नहीं सोचा कि एक कंप्यूटर भी हो सकता है जो है ना, एक एरोप्लेन भी हो सकता है वास्तविक जीवन में, अस्तित्व में है। लेकिन इसके विपरीत देखा जाए तो उसके माइंड में हरा भरा जंगल और उसके साइड लगे हुए समुद्र, तालाब, वो ये सब देखता है, पशु पक्षी, है ना। लेकिन अस्तित्व में क्या है? अस्तित्व में आज के टाइम पे कंप्यूटर, एरोप्लेन है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो माइंड में आपकी चीज़ें होती हैं ना, जो समाज में जो मटेरियलिस्ट का जो अस्तित्व रहता है ना, आपके माइंड में ना होने पर भी उसका अस्तित्व है। लेकिन जो मटेरियलिस्ट अस्तित्व में है वो माइंड में नहीं है ना। विचारधारा होने से किसी पदार्थ का अस्तित्व हो जाए, मार्क्स कहते हैं यह संभव नहीं है। लेकिन अगर इसके बिल्कुल विपरीत देखा जाए तो मस्तिष्क में, आपके माइंड में जो चीज़ें नहीं है लेकिन आज समाज में उसका अस्तित्व हमें मटेरियलिस्ट का मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रियलिटी में जो चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में नहीं होती, लेकिन जो हमारे माइंड में है वो रियलिटी में चीज़ें हमको नहीं मिलती, है ना। ठीक है, समझ रहे हो। तो मार्क्स का ऐसा कहना है कि द्वंद्व में चीज़ें चलती है ना, दो प्रकार से चीज़ें चलती हैं, इसलिए उन्हें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी का बोला गया है, डायलेक्टेड, है ना, नेचर ऑफ डायलेक्टेड मटेरियलिज्म, ठीक है। इसकी उन्होंने दो अवधारणाएं दी हैं। चलिए क्विक रिमेंबर कर लेते हैं कार्ल मार्क्स का। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बर्लिन में हुआ है ना। 5 मार्च 1818 में से 1883 तक का इनका जीवन काल रहा है। इनकी जो उच्च शिक्षा रही है वो बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई है, और इनके गुरु कौन रहे हैं? हीगल रहे हैं, ठीक है ना। इनके गुरु कौन रहे हैं? हीगल रहे हैं। इनके सिद्धांत जैसे हमने देखे, है ना, द्वंद्वात्मक सिद्धांत हमने पढ़ा अभी। तो हमने इसमें क्या देखा द्वंद्वात्मक में कि इसको दो प्रकार से समझा गया है, ऐसा मेथड ऑफ डिस्कशन, ऐसा प्रोसेस ऑफ चेंज। जिसमें डिस्कशन ने हमने क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझाया और चेंज हमने थीसिस के थ्रू समझाया है, ठीक है। और ये जो आइडियलिस्ट डायलेक्टेड है ना, ये हीगल की आदर्शवादी विचारधारा की अवधारणा है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे जो सिद्धांत है ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक के अलावा ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत, पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा और अलगाववाद है। तो अभी हमने कौन सा पढ़ा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है ना, ये पहला हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या देखा था? ऐसा ये दो वे पढ़े लिए थे,
अब इसके अंदर हमने देखा था कि इसने दो प्रकार के डायलेक्टेड दिए हैं ना, एक आइडियलिस्ट और एक मटेरियलिज्म, ठीक है ना। और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? जैसे आइडियलिस्ट है, जैसे उसने मटेरियलिज्म दिया सपोज दैट, तो उसके थ्रू उसने ये कहा कि जो होगा, जो विचारधाराएं होंगी मटेरियलिज्म के थ्रू आएंगी, लेकिन मटेरियलिज्म के थ्रू आएंगी, लेकिन जब आइडियलिस्ट ने ये कहा है कि जो ह्यूमन विचारधारा है, जब वो सोचेगी कि जो मटेरियलिज्म है उसका यूज कैसे करना है, उसको शेप देगी पूरा, है ना। एक मटेरियलिज्म है लेकिन उसको शेप देने का, उसको बताने का, उसका यूज कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, उन सब के बारे में जो करेगा वो कौन करे? आइडियलिस्ट करेगा। उसके बाद जो मटेरियलिज्म है, वो मटेरियलिज्म एक अवधारणा बनाएगी जो आइडियलिस्ट के द्वारा जाएगी, है ना। मटेरियलिज्म एक अवधारणा का नाम है, समझ सकते हो। ऐसे कोई वस्तु है तो उसको अब उसके बारे में बताना, देखना, ये ह्यूमंस का काम है ना, मटेरियलिज्म। सेम ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब अन्य उदाहरण से भी समझ लिया था, है ना, कि अस्तित्व में जो चीज़ें रहती हैं वो माइंड में नहीं रहती, और जो माइंड में रहती हैं वो अस्तित्व में रहती नहीं है। तो मार्क्स का यही बताना था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रकृति में, ठीक है ना, कि द्वंद्व होता है, नेचर में भी द्वंद्व होता है। अगर दिन है तो रात होती है, दिन में क्या रहता है? रोशनी, और रात में अंधेरा, ठीक है, इसमें भी द्वंद्व है ना। चलिए, तो हमने आज कौन सा सिद्धांत पढ़ा है? द्वंद्वात्मक सिद्धांत। अब नेक्स्ट सिद्धांत कौन से हैं यहाँ पे? हमने एक सिद्धांत तो पढ़ ही लिया है, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है ना। अगर इसमें कोई कंप्लेन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? पूंजीवाद, है ना। कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? पूंजीवाद। उसके बाद वर्ग संघर्ष, उसके बाद अतिरिक्त मूल्य, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, उसके बाद एलिगेशन, सबसे लास्ट में अलगाववाद। ठीक है, चलिए, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा STT विथ AP को, है ना। अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? मार्क्सवाद का सेकंड सिद्धांत, है ना। कार्ल मार्क्स एक कौन थे? महान समाजवादी विचारक थे, है ना। कौन थे? महान समाजवादी विचारक थे। चलिए, थैंक यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा है आपको। अब नेक्स्ट क्लास हम सेकंड सिद्धांत पे लेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।